नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, देवभूमि हिमाचल अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों और फूलों से परिपूर्ण प्रदेश है। इन वनस्पतियों को हम आए दिन अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। ये कौन कौन सी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे या फूल इत्यादि हैं जिन्हें हम अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी कुछ विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वल्लभ कॉलेज मंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर तारा देवी सेन जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। जी, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सेन को इस विषय पे लगभग 15 साल से अधिक का समय हो गया है रिसर्च करते हुए। इन्होंने बहुत सी किताबें पब्लिश की हैं और इन्हीं से हम आज ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की बहुत से पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं या वनस्पतियाँ अलग अलग तरह की यहाँ मिलती हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि क्यों ना जंगली पौधों को डॉक्यूमेंट किया जाए और ये देखा जाए कि कौन से इसमें खाद्य हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? सर 2007-8 की बात है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उस टाइम मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक ट्रिब्यून में पढ़ा था, कि इंडिया में 90% जो फूड है दैट गेट वेस्टेड एट रिसोर्स लेवल, एंड इफ़ इट इज़ प्रॉपरली प्रोसेस्ड देन इट कैन ओवरकम द वर्ल्ड हंगर क्राइसिस। तो मुझे ये पढ़ के, और मैं उस टाइम एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी और मैंने ये सिचुएशन लाइवली देखा। गांव में मैं जाती थी प्रोजेक्ट में, जब लोगों से मिलना होता था तो वहाँ पे मैं देखती थी कि पेड़ के नीचे बहुत सारे वाइल्ड एडिबल फ्रूट्स गिरे हैं, जैसे जामुन गिरा है या फाइकस स्पीशीज़ हमारी इतनी सारी हैं, फेगड़े, फिगड़ी, तो वो सब गिर के वेस्ट हो रहे थे। इवन जो इतना वैल्यूएबल है हमारा अनारदाना, वो भी मैंने देखा कि पेड़ों के नीचे वेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये सच में एक जेन्युइन इशू है जिस पे काम किया जाना चाहिए। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी, तो मैं जब चिरंजीत सर से मिली तो उनके साथ मुझे एक इंसाइट मिली, बिकॉज ही इज़ वर्किंग ऑन द वाइल्ड फूड प्लांट ऑफ दिस रीज़न। तो उनके साथ मिलके मुझे और मोटिवेशन मिली कि मैं इस पे काम करूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी तक अपने 15-16 साल के आपके जो रिसर्च करियर रहा है आपका, इसमें आपने किस किस तरह के प्लांट्स को डॉक्यूमेंट किया है, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, तो किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपने इन प्लांट्स की हुई है? सर जैसे मेरी जो पीएचडी थी वो तो थी डाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसमें तो हर तरह के प्लांट्स थे। फिर मेरा एरिया फोकस्ड हो गया जब मैंने वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम किया। तो मैं और चिरंजीत सर मिलके एक बुक लिख रहे थे आईआईटी मंडी के लिए, दैट इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन द वाइल्ड वेजिटेबल। तो सर का काम फ्रूट्स पे था, तो फिर मैंने अपना एरिया वाइल्ड वेजिटेबल पे कर दिया। बट विद पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, ड्यू टू देयर मेडिसिनल वैल्यू दे कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट। तो फिर मैंने अपना फोकस एरिया किया वाइल्ड फूड प्लांट्स ऑफ हिमालयन रीजन। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि सप्लीमेंट्स की तरह हम यूज़ करते हैं, तो हिमालयन रीजन में ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं स्पेसिफिकली जिनको हम एज अ सप्लीमेंट बोल लीजिए या अपने मतलब डेली के आहार में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर बहुत सारे, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट है वेस्टर्न हिमालय का, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो यूनिक टू दिस रीजन ओनली। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट हम किसको बोलेंगे। तो एक तो सप्लीमेंट ये होता है कि दैट ऐड फूड वैल्यू ऐड करेगा, दूसरा वो टेस्ट ऐड करेगा, तीसरा दैट विल ऐड द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और मैक्सिमम हम जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं दे शुड बी इंक्लूडेड इन स्मॉल अमाउंट। तो इट मीन्स कि दे हैव वेरी रिच मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं इफ़ वी टेक देम इन एक्सेस अमाउंट दे मे बी हार्मफुल टू अस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में लें, सो देन दे एक्ट एज अ सप्लीमेंट। तो आई जस्ट टेल यू, ये प्लांट है एक जिसको हम बोलते हैं पत्थरचट लोकल लैंग्वेज में, और बॉटेनिकली इसका नाम है कैलेंचो पिनेटा। तो अलग अलग जगह पे पत्थरचट, पत्थरखार ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, एंड इसके अगर हम नाम देखें तो इसके नाम है मदर ऑफ मिलियंस, एयर प्लांट, लाइव प्लांट, इतने सारे इसके कॉमन नेम्स हैं। और इसको ये नाम इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि इसमें लीफ प्रोपोगेशन होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि बीज से हम नया प्लांट तैयार करते हैं या स्टेम कटिंग से, पर यहाँ पे क्या होता है, इस लीफ के मार्जिन पे छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर होते हैं, और वो जब बर्ड्स नीचे गिरते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स
तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मदर ऑफ मिलियंस। एक पत्ती भी आपकी मदर ऑफ मिलियंस। पर अगर हम इसको देखें कि इसका जो इट कैन क्योर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, इसलिए भी हम इसको मदर ऑफ मिलियंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल हर तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, वैसे भी आप इसको एज अ रॉ भी आप ले सकते हो, तो इसका टेस्ट खट्टा होता है। तो हमने देखा है ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमने सिट्रस नींबू लिए जिसमें क्या होता था, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते थे, वो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करते थे और आप मतलब आपको बचाते थे कई डिजीज़ से। तो इस तरीके का ये प्लांट है, तो वी शुड टेक इट एज अ सप्लीमेंट। तब हम इसको ये नहीं कर सकते कि हम इसको वेजिटेबल लेंगे, वी नीड टू टेक इट एज अ सप्लीमेंट। मतलब इसे कम मात्रा में ही लिया जा सकता है। जी, मतलब एक पर पर्सन आप इसकी 5 से 10 पत्तियां ले सकते हैं, और जैसे अब सप्लीमेंट हम चटनी में ले सकते हैं, या फिर हम चिल्ला टाइप कुछ बनाएं, या फिर और भी सो मेनी रेसिपीज, तो कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की इस एक स्पेसिफिक प्लांट के बारे में, ऐसे और भी बहुत से प्लांट हमारे आसपास रहते होंगे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएं जो शायद आजकल के समय में या हम कहीं बरसातों के सीज़न में हमारे आसपास में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और मुझे निश्चित तौर पे मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से प्लांट ऐसे होंगे जो दर्शकों ने देखे होंगे मगर उनका इस्तेमाल नहीं आता होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताएँ। ये एक सेकेंड प्लांट है जो मैं लेके आई हूँ, इसको हम बोलते हैं संसरपाली लोकल लैंग्वेज में, और इसका बोटेनिकल नाम है एस्पेरेगस। तो 3 स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती हैं हिमालय रीजन में, जिनको हम ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। तो इसका रूट पाउडर होता है, दैट इज़ वेरी इम्यूनिटी बूस्टर, और वो हमें यंग रखने में भी बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि इट्स अ रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का ये रिच कॉम्बिनेशन है। और हिंदी में इसका नाम है शताबरी। तो शताबरी एक वर्ड हिंदी का है, और इसका लिटरली मीनिंग है ऐसी स्त्री जिसके 100 हस्बैंड हो। तो इट्स सम हाउ रिलेटेड टू फर्टिलिटी। तो ये लड़कियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम देख रहे हैं आजकल की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज में, बच्चे नहीं हो रहे हैं आजकल, इनफर्टिलिटी के बहुत से इशू आ रहे हैं। यस, तो ये शताबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रूट पाउडर होता है दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज अ सप्लीमेंट। यूजली इसको सूप को थिक करने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट। पर आप रूट्स के पाउडर को यस, पर मैंने इसमें ये किया कि यू कैन टेक इट्स, इनको हम बोटेनिकली क्लैडोड बोलते हैं, ये पत्तियाँ नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है ब्रांचेस की। तो हम इनको भी जैसे निकाल के इनको मिक्सी में ग्राइंड करें, तो हम इसको किसी भी वेजिटेबल में, जैसे हम सिंपल अगर हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी एज अ ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो और कौन से प्लांट्स मैम आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आज? यस, ये एक और मैं प्लांट लाई हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम वैसे लोकल लैंग्वेज में पुटकांडा बोलते हैं, हिंदी में इसको अपामार्क बोलते हैं, और इसका बोटेनिकल नाम है एक्केरंथस एस्पर। तो वैसे इसकी पहचान होती है, इसकी जो स्पाइक आती है उससे उसकी पहचान होती है, पर इस सीज़न में अभी वो डेवलप नहीं हुई है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑटम सीज़न में पूरी मैच्योर हो जाती है। तो इस प्लांट को अगर हम लिटरेचर हम रिव्यू कर देखें तो इसमें ये कहा जाता, जब मैंने इसको स्टडी किया था इस प्लांट पे जब मैं काम कर रही थी, तो इसके जो बीज होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस बीज की खीर खा लें तो आपको 5 दिन तक भूख नहीं लगेगी। और ये माना जाता है कि ऋषि मुनि इसकी खीर खाते थे, और इवन जब कई बार वॉर होते थे तो हमारे सैनिक जब जाते थे तो वो उनको इस चीज़ की खीर खिलाई जाती थी। तो ये कहा जा सकता है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि 4 या 5 दिन के लिए न्यूट्रिशन आपको ये एक ही खुराक इसकी दे जाती थी। इसमें सारे विटामिन मिलेंगे आपको, B1, B2, B12 तक सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच है ये। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कुछ टाइम पहले, 2019-20 की बात है ये, PBR बनाने का काम हमें दिया था, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं पूरी वेजिटेशन को। तो मैंने काम किया था मंडी के लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड तक। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स की कुछ टीम भी थी, तो हम सब ने जितनी उसमें था कि हम नॉलेजेबल लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है। तो हमने जितने भी वैद्यों से बात की, मैंने स्टूडेंट्स को स्पेशली बोल के रखा था कि वेन एवर दे टॉक विद सम ओल्ड पर्सन और द नॉलेजेबल पर्सन, दे हैव टू डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो क्लिप्स। तो उन्होंने जितना भी डॉक्यूमेंट किया, ऐसा कोई वैद्य नहीं था जिसने इस प्लांट को मेंशन नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, पर ये है कि अगर आप इसको बहुत एक्सेस में लेते हो, इट हैज़ अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन बॉडी।
तो और मैंने जब इसकी खीर मैंने खुद बनाई थी तो वो थोड़ी कड़वी भी होती है, बट जो हमारे पुराने लोग थे वो तो टेस्ट नहीं, वो तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाते थे। बट स्टिल हम इसको आज के दौर में अगर खाना चाहें तो हम इसके सीड का पाउडर बना के वी कैन मिक्स विद अदर रेसिपीज़, दूसरी खीर में डाल दें, या फिर अगर आप कोई और स्वीट डिश बना रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हो। जी। और इसकी पत्तियों से भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसका आप चिल्ला टाइप कुछ बना सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट आई मस्ट से। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया इस प्लांट के बारे में आपने भी बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्लांट क्या हमारे आसपास ही मिलता है या किसी स्पेसिफिक एरिया में ये पाया जाता है? वेरी कॉमन, आई मस्ट से इट एक्ट एज अ बीड, और ये मिलेगा आपको 2000 मीटर तक की हाइट में। जी, इवन मोर देन दैट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रेंज प्लांट्स की बढ़ रही है, हाइट में जा रहे हैं। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे एक प्रश्न आता है कि हम बात करें कि इतने औषधीय पौधे हमारे आसपास हैं, तो क्या कारण है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या ये कहें कि अब अगर लोग इनके बारे में पढ़ना चाहें तो कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं अवेलेबल हैं जहां लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं? सर, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरी भी लगती है कि हम जो गांव के लोग स्पेशली हैं उनके आसपास ये प्लांट्स लगे होते हैं, पर ड्यू टू इग्नोरेंस उनको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं करते हैं, और इस चक्कर में वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो मतलब बीमार हो रहे हैं आजकल के दौर में, और आने वाली जनरेशन वो ये हेल्दी फूड नहीं खा रही है। हम लोगों ने तो फिर भी कुछ बेटर खाया है, मतलब प्योर खाया है, पर जो न्यू जनरेशन है उनके आगे इतने सारे चैलेंजेस हैं। अब आप देख लीजिए कोविड-19 अभी हुआ, उससे इम्यूनिटी वैसे ही ओवरऑल लोगों की कम हो गई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। और जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि क्यों ये चीज़ें नॉलेज कम हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, और ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल दैट हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम वेस्टर्न फूड ज़्यादा पसंद करते हैं जो जल्दी से अवेलेबल हो, पर जैसे कि जंक फूड भी कहा गया है तो हमें इसकी तरफ शिफ्ट करना होगा। मैडम, मेरा अगला प्रश्न आपका इसी से ही रहेगा कि हमने बहुत घरों में, शायद हर घर में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं साग सब्जियां वैसे ही नहीं खाते हैं, तो ये जो मतलब वाइल्ड स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये जैसा आपने बताया कि बहुत सी ऐसी हैं जो टेस्ट में भी कुछ खास अच्छी नहीं होती हैं, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपना के खुद भी इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं और घर में बच्चों को भी ये खिला सकते हैं? या ये बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि बच्चे तो वो तो बोलेंगे कि हमें घिया पसंद नहीं है, हमें आलू पसंद नहीं है, दे हैव देयर ओन टेस्ट। और इस चीज़ का ड्रॉबैक ये है कि वो एक ही तरह का खाना खाते हैं, या तो वो फास्ट फूड खाएंगे, या फिर मैं कहीं अपने स्टूडेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो एक लड़की, मुझे तो शिमला मिर्च ही पसंद है, तो मैं तो मम्मा को बोलती हूँ शिमला मिर्च। फिर मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप एक ही तरीके का खाना खाओगे तो आपको एक ही तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो है ही चैलेंज, पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खाना या बच्चों का खाना इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। लाइक जैसे मैं इस बता रही थी आपको, आप चिल्ला बना सकते हो इसकी पत्तियों का, नो डाउट इनका टेस्ट इतना बेटर नहीं होता, पर जब आप बेसन, प्याज और स्पाइसेस डाल के बनाते हो बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने खुद खिलाया छोटे बच्चों को, तो वो ऐसे फैसिनेटेट होके आते हैं, उनको सॉस के साथ दे दो तो उनको वैसी भी फीलिंग आएगी कि दे आर ईटिंग फास्ट फूड, और ये सब चीज़ें उनको लगेगा। अदरवाइज़ ये भी नहीं है, तो जो चीज़ें उनको पसंद हैं, इन प्लांट्स को आप ड्राई कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और उनके खाने में स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहे हैं। जैसे मैंने गिलोय का मैं बहुत कहती हूँ, क्योंकि गिलोय एक ऐसा प्लांट है जो ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूज़फुल है, हर बीमारी के लिए, जो भी बीमारी है सबके लिए गिलोय। अमृता यानी कि उसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया जा सकता है, हर तरीके से। गिलोय को हम अगर देखें लिटरेचर में तो उसको अमृता कहा जाता है। तो वो जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, सब बीमारियों के लिए वो। और ड्यूरिंग कोविड भी आपने रामदेव जी को भी बोलते हुए सुना होगा कि गिलोय का काढ़ा पी लीजिए। तो मैंने उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ढूंढा है कि आप जैसे उसकी स्टेम है उसको छोटा छोटा काट के उसके टुकड़े कर लें और उसका पाउडर बना लें, और वो पाउडर आप डेली जो बच्चों का खाना बनता है, चपाती बनती है या उनका परांठा बनता है, तो जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें ही आप पर पर्सन 1/4 चम्मच अगर आप डाल दें तो पूरी फैमिली मतलब हेल्दी रहेगी। और डेली अगर आप ले सकते हैं 1/4 टीस्पून। इसके अलावा गिलोय का जो पाउडर आप सीरे में यूज़ कर सकते हो, आप हलवे में यूज़ कर सकते हो,
तो यू कैन मेक योर डिशेज अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ योर किड्स। जी मैडम, जैसे आपने बात की इन प्लांट्स के बारे में, मैं जानना चाहूँगा ऐसे और कौन से प्लांट्स हैं, या ये कहें कि जैसे अगर हम शिमला शहर की बात करें, इस एल्टीट्यूड रेंज की बात करें, तो यहाँ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास मिल सकते हैं, आपको लगता है कि लोगों ने देखे होंगे पर इस्तेमाल नहीं किए होंगे? एक प्लांट जो है आप बिच्छू बुट्टी, जिसको आपने सुना होगा, लोकल हम मंडी में तो उसको कुगस बोलते हैं। तो ये प्लांट मैंने ये देखा है, जो हाइट के लोग हैं, जैसे हो गया किन्नौर हो गया, या फिर मंडी के जो हायर एल्टीट्यूड हैं, जंजैली हो गया, तो वहाँ के लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं, नेटल को। आपने खाई है कभी? जिससे वो मतलब अगर हाथ में छू जाए तो जलन सी महसूस होती है। आपने खाई है कभी? खाई है ना? तो वो उसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स हैं। मंडी के लोग उसको कभी नहीं खाएंगे, वो उसको एक हार्मफुल प्लांट कंसीडर करते हैं। तो वो इतना अच्छा प्लांट है नेटल, आजकल तो उसकी टी भी मार्केट में है, नेटल टी, और उसको बस वो जब फ्रेश होती है तभी वो हाथों में लगती है। अगर वो ड्राई हो जाए तो वो कम लगती है, या फिर अगर आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दें तो आप उसकी चटनी बना सकते हो, उसका कुगस पनीर बना सकते हो, आप उसके परांठे बना सकते हो। यू कैन मेक एनी डिश। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बात की कि मंडी के लोग किसी तरह का स्पेसिफिक एक नहीं खा रहे हैं, या किसी रीजन विशेष या कोई कम्युनिटी के लोग किसी वनस्पति को नहीं खा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, या ये कहीं कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन से प्लांट को हम खा सकते हैं? कहीं तो इसका वर्णन होगा, या आपका कौन सा रेफरेंस रहता है जिससे आपको ये पता चलता है कि इस प्लांट को खाया जा सकता है और इसको नहीं खाया जा सकता? नाइस क्वेश्चन। कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली सर, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है, तो आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो वैसे भी पता है कि कैसी चीज़ें खाते हैं, कौन सी नहीं खाते हैं। और आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज कि पहले लोग खाते थे और धीरे धीरे कितना कम हो गया है। तो फिर मेरी PhD इसमें हुई है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। और दूसरी चीज़, जब मैं मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट में काम किया, ऑल दोस टाइम मैं उसको बहुत ही कम लो रेट करती थी, पर उसमें मुझे बहुत ही मौका मिला अलग अलग जगह पे, गांव में, विलेजेस में जाने का। तो वहाँ पे लोगों से, ओल्ड लोग जो थे उनसे इंटरेक्ट करने का, तो पता चला कई चीज़ें तो रीज़न स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने बताया कि हाइट के लोग बिच्छू बुट्टी खाते हैं क्योंकि उसका बॉडी पे वार्मिंग इफेक्ट होता है, और उन लोगों के लिए डिमांड है कि उनकी बॉडी वार्म रहे फॉर सर्वाइवल। और वैसे भी आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में जिन लोगों को जो बीमारियां लगती हैं, उसका इलाज उसकी वनस्पति में ही होता है। तो अब जैसे वहाँ के लिए तो बिच्छू बुट्टी एक मेडिसिन है कि वो खाएंगे तो उनकी बॉडी वार्म रहेगी। तभी मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया, क्योंकि ये वाला एरिया भी थोड़ा हिली रीजन है। पर जैसे मंडी, आपको पता है, जो बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे इतनी ठंड तो नहीं पड़ती है, तो उनके लिए वो प्लांट बेकार है वो। तो इट्स लाइक दैट कि हर एक एरिया के लोगों की एक पर्टिकुलर उनकी हैबिट है खाना खाने की, उनका ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है प्लांट्स को इंक्लूड करने का। पर जब आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये प्लांट यहाँ तो खाया जाता है पर दूसरी लोकेलिटी में नहीं खाया जाता। जैसे मैं एक आपको प्लांट बताती हूँ, अपोन्शिया कैक्टस जिसको बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो लगा है, ये देखो, यू माइट हैव सीन, दर्शकों ने भी देखा होगा, जो ये बिल्कुल कैक्टस है ये। और इसकी 2 स्पीशीज़ होती हैं, एक में बहुत प्रोमिनेंट स्पाइंस होते हैं जो लगते हैं हाथों में, और दूसरे में बिल्कुल नहीं होते। तो मैंने ये भी देखा कि कुछ एक कम्युनिटी के लोग, जैसे कोटली के लोग इस प्लांट को खाते हैं, मंडी के लोग बिल्कुल इसको नहीं खाते। और मैंने देखा फॉरेन कंट्रीज़ में इट्स वेरी कॉमन, बड़े बड़े होटलों में ये सर्व किया जाता है, पर आप लोकल कम्युनिटी से पूछेंगे तो उनके लिए ये एक हार्मफुल प्लांट है। और इसकी जो फ्रूट्स हैं, दे आर स्पेशली रिकमेंडेड फॉर द कैंसर पेशेंट। एंड अगर आप इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर देयर। तो स्टिल हमारे लोगों के लिए दिस इज़ अ यूजलेस, पर कुछ एक कम्युनिटी ऐसी हैं, स्पेशली जो आई थिंक इकोनॉमिकली पुअर जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि एक टाइम था, जैसे हम देखते हैं हमारा कल्चर, राजा महाराजा होते थे, तो जो गरीब तबके के लोग थे उनको खाना नहीं मिलता था, इतना सोर्सेज कम थे, तो वो सर्च करते थे लोकेलिटी में कि वो क्या फूड ले सकते हैं। तो आप अगर उन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, दे हैव अ वेरी साउंड नॉलेज, तो उनको इतना नॉलेज इतना होता है इस चीज़ का। तो जब मेरा जो काम करने का तरीका है, आई कम्युनिकेट विद सो मैनी पीपल। जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी, अब मंडी कॉलेज में मैं टीच करती हूँ, तो वहाँ पे एक क्लास में 100+ स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब वो देखते हैं मुझे काम करते हो, कम देमसेल्फ, जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो खुद ऐड ऑन करते हैं, वो अपनी एरिया का बताते हैं। जैसे कई इतने हाइट के होते हैं कि मैम हमारे यहाँ ये किया जाता है,
तो ये एक तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोकल कम्युनिटी है। डॉक्टर साहब, इसी पे मेरा अगला प्रश्न था आपसे कि जैसा कि आज बहुत से हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे, आपकी बातें सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पे उन्हें भी ये उत्सुकता होगी कि उनके आसपास के किन पौधों को खाया जा सकता है या किन पौधों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो वो इस सब के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं? ओके, जो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी तो उसमें ये था कि दूसरा मैं लिटरेचर रिव्यू करती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि डैंडलियन को होता है, उसको एज अ टी ले सकते हैं, इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर कैंसर ऑल्सो। तो मैंने जब उस पर सर्च किया तो मैंने देखा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें उसकी लीफ को, नो डाउट वो थोड़ी बिटर इन टेस्ट होती है, दे टेक इट एज अ सैलेड। और जैसे हम देखें कि बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, दे टेक देयर फूड एज अ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उनको टेस्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, कड़वा होगा तब भी वो खाएंगे। बट वी इंडियन, हमारे लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने थोड़ा सा डैंडलियन पे और वर्क किया, तो मैंने ये देखा कि कैसे हम उस डैंडलियन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसकी डैंडलियन की वैसे ही उसकी लीव्स के मैंने कुछ कचरू जिसको चिल्ला टाइप कुछ बोलते हैं, तो वैसे बनाए। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि वो कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, तो आजकल वैसे तो यूट्यूब है, और मुझे लगता है बाबा रामदेव जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जो हैं बालकृष्ण जी, उनका भी एक आता है टीवी में शो आता है, आई थिंक संस्कार में आता है, तो वो भी बहुत से प्लांट्स के बारे में बताते हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन ले सकते हैं। और मैंने खुद भी इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये 3 बुक्स जो मैं 3 वैसे 6 बुक्स हैं मेरी टोटल। तो ये फर्स्ट बुक है जो मैंने और चिरंजीत सर ने, हमने आईआईटी के साथ, आईआईटी ने इसको पब्लिश किया था। तो इसमें 33 प्लांट मेंशन है विद ऑल दोज रेसिपीज़। पर ये है कि आईआईटी ने इसको सेलिंग के लिए नहीं रखा है, तो ये नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड हो गया इस बुक में। फिर इसके बेस पे ये तो पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ है। ये जो 2 बुक्स हैं दे आर इलुस्ट्रेटेड मेनली, तो ये सिर्फ गाँव के लोगों के लिए लिखे हैं कि वो इसके फ़ोटोग्राफ देखें। इन बुक्स में फ़ोटोग्राफ हैं और उनकी टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है कि वो कब मिलेंगे और कितनी हाइट तक वो मिलेंगे। और उनके इसमें तो ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ वो है मतलब पिक्चर फॉर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए। यस। फिर मैं डीएसटी के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ वाइल्ड फूड प्लांट्स। तो उन्होंने जब इस बुक को देखा तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप गांव के लोगों के लिए किताब लिखें, हिंदी में लिखें। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, ये वाली बुक प्लांट्स पूरे 100 प्लांट्स इसमें हैं जो बहुत कॉमन है हमारे आसपास, तो मैंने वही प्लांट इसमें लिए हैं। तो इसमें थोड़ा और मैंने ऐड किया है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मैंने मेंशन किया कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ये किन बीमारियों के लिए यूज़फुल होगा। और तीसरी चीज़, मैंने जो रेसिपीज़ जितनी भी इस बुक में आपको दिखेंगी वो मैंने खुद बना के खाई हैं, टेस्ट की हैं। क्योंकि जब लोग वाइल्ड फूड को एज अ मेडिसिन लेना चाहते हैं, दे हैव सम फियर कि उनको कुछ हो ना जाए। तो फिर मैं ये बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि ये सब रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, खुद खाई हैं, और मैंने पूरा लिटरेचर स्टडी करके और पूरे इसके देख के कि इनकी डोज कितनी लेनी है, उस हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज किया है। और वो रेसिपीज़ भी वैसी हैं, जैसे अगर आप देखेंगे चटनी होगी तो इट मीन्स कि इट इज़ अ फूड सप्लीमेंट, या फिर चिल्ला में होगा तो इट मीन्स अ फूड सप्लीमेंट, और अगर वेजिटेबल होगी तो यू कैन ईट इट विदाउट फियर। स्टिल पर मैंने देखा है कि अब कई लोगों को तो बैंगन से भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम वाइल्ड फूड ट्राई करें तो मेरा यही सजेशन होगा व्यूअर्स के लिए कि पहले वो कम क्वांटिटी में लें, फिर देखें हाउ देयर बॉडी रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लांट, और उसके बाद वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने आज हमें बहुत सी जानकारी हमें इसके बारे में दी कि कौन कौन से प्लांट खाए जा सकते हैं, किस तरह से लिए जा सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप जब पढ़ाते हैं कॉलेज में, अपने स्टूडेंट्स को आप इसकी जानकारी देते हैं, तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि क्या बाहर की कम्युनिटी या मतलब जो कॉलेज नहीं पहुँच रहे हैं, आम लोग, जो आम जनता आपके आसपास रहती है या हमारे प्रदेश में, क्या इनके लिए भी कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं जिससे कि उन्हें इसके बारे में अवेयर किया जाए, या इस तरह का कोई सेमिनार या किसी तरह की कॉन्फ्रेंस, या लोगों के बीच में जाके आप किसी तरह का कोई प्रोग्राम करती हैं जिसमें लोगों को इससे ज़्यादा जानकारी मिले? यस सर, इट्स माय कोर कंसर्न। मैं ये मानती हूँ कि अगर जितनी भी लेडीज़ हैं उनको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि खाना मैक्सिमम लेडीज़ बनाती हैं, तो उनको नॉलेज होगा तो वो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी। तो जब मेरे को डीएसटी से ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, उसमें एक कंपोनेंट था रूरल प्रॉस्पेरिटी और लाइवलीहुड प्रमोशन। तो फिर मैंने ये शुरुआत की कि मैं जाके, इवन उसमें इतना फंड नहीं था कि आप ऑर्गेनाइज़ करें, वर्कशॉप करें या कुछ, इतना कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ टीएडीए वो था उसमें प्रोविज़न। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी की थी कि क्योंकि मैंने पहले प्रोजेक्ट में भी काम किया था तो मुझे बहुत अच्छे से पता था हाउ टू इंटरेक्ट विद द विलेज कम्युनिटी।
तो और मेरी एज अ टीचर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा सेशन होता था। मैं कोई अपने जानकार जो भी लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, तो मैं उनसे बोलती थी कि इस गांव में कोई महिला मंडल है या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी मीटिंग कब होती है, क्योंकि तब उनको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा लेडीज़ को, क्योंकि आजकल गांव में इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ना कोई ऑफिसर उनसे मिलने आ रहा होता है, तो अगर आप बोलेंगे ना कि जी ऐसा प्रोग्राम है, दे विल नॉट कम। तो मैंने ये चूज़ किया, जब वो खुद से वॉलेंटरली मिलती हैं एक दिन में, महीने में, तो उस दिन आप चले जाओ। मैं उनके पास जाती थी, अपना इंट्रोडक्शन देती थी और बताती थी कि मैं आपको कुछ प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, मेरी वीडियोस भी बहुत पड़ी हैं यूट्यूब चैनल में, मतलब 2-2 घंटा मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी और उनको इतना इंटरेस्ट आता था कि ये प्लांट्स उनके आसपास लगे हैं और उनको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि आप कैसे करते हैं ये काम, तो उन लोगों से मुझे बहुत नॉलेज मिलता था और वो चीज़ भी बहुत यहाँ डॉक्यूमेंट करने में हेल्पफुल हुई। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ये जो नॉलेजेबल लोग हैं ना, ये दिन प्रतिदिन ये नॉलेज घट रहा है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन तो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। तो उस दौरान जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, तो इतना नॉलेज जो मैं उनको देती थी, उनसे ज़्यादा मुझे उनसे मिलता था। और उसी दौरान मेरे को कुछ नए प्लांट्स भी वहाँ दिखते थे जिन पे मैं और वर्कआउट करती थी। तो मुझे लगता है आज तक मैंने गांव-गांव जाके मोर देन 50 मैंने इंटरेक्शंस की होंगी, और कई इंटरेक्शन में तो 100+ लेडीज़ होती थी। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय का अभाव है, आपने आज बहुत सी जानकारी हमें दी। निश्चित तौर पे आपके पास बहुत सी और जानकारी होगी जो आप हमें देना चाहेंगे। भविष्य में हम आपके साथ फिर से प्रोग्राम करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।